नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी का अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 3। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप वहां जाकर सीरियल वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 यानी कि मशीनों की गतिकी यानी कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन क्या फ्रेंड्स, डायनेमिक्स ऑफ मशीन यानी कि चैप्टर 3 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जो इस ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, बस एक ही वीडियो में आपका ये जो तीसरा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी है इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो इसमें परिभाषा यानी कि इंट्रोडक्शन है इसके वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरह से कुछ इसमें डेरिवेशन भी हैं जो आपके एसएससी जेईई जैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो फ्रेंड चलिए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको इसका अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो पहला क्या है कि जो हमारा चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ मशीन। तो हम लोग देखते हैं कि मशीनों की गतिकी यानी कि जो मशीन होती है कैसे गति करती है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, है क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों के मध्य लगने वाले बलों या होने वाले गतिकी बल के बारे में अध्ययन किया जाता है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहलाती है। क्या फ्रेंड्स, अगर हम सीधे और एकदम इजी शब्दों में कहें तो क्या होता है कि मशीनों को वह अंग के मध्य यानी कि मशीनें विभिन्न यानी जो मशीन के विभिन्न अंग होते हैं उनके मध्य लगने वाले बलों या होने वाले गति क्या उनमें जो होने वाले गति बल के बारे में क्या करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारे डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जो ये बल होता है कितने दो प्रकार का होता है। जो हमारा डायनेमिक्स ऑफ मशीन होता है वो जो फोर्स होता है 2 प्रकार का होता है। जो हमारा पहला होता है स्टैटिक्स फोर्स, क्या फ्रेंड्स, स्टैटिक यानी कि स्टैटिक्स फोर्स। ये क्या होता है, मशीनों का कोई अंग जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसके कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं, स्टैटिक्स फोर्स क्या कहते हैं। क्या फिर मशीनों का कोई अंग यानी कि मशीन जो है आपका उसका कोई भी पार्ट अगर क्या है स्थित है तो उसको उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक्स फोर्स। और जो आपका दूसरा फोर्स लगेगा डायनेमिक्स फोर्स। फ्रेंड्स, ये कौन सा फोर्स होता है, मशीन का कोई भी अंग जब गतिमान अवस्था में होता है तो उसके कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं, डायनेमिक्स फोर्स कहते हैं। यानी कि मशीन का कोई भी अंग जो गतिमान अवस्था हो, अगर हम सीधा अगर शब्दों में बात करें कि जो हमारा स्टैटिक्स फोर्स होता है उसमें क्या होता है, मशीन का कोई भी अंग बंद रहे तब उसको हम लोग स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन का जब कोई भी अंग गतिमान अवस्था में हो यानी कोई भी अंग गतिमान अवस्था में हो उसको हम लोग डायनेमिक्स फोर्स कहते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है कि एनालिसिस ऑफ डायनेमिक्स फोर्स। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, किसी मशीन का डिजाइन करने से पहले यह आवश्यक होता है कि उसमें इनपुट और आउटपुट को ट्रांसफ़र होने वाले बलों का मान तथा दिशा ज्ञात हो, जिसमें मशीन के उचित अंग का निर्धारण किया जा सकता है या तो निर्धारण किया जा सके। यानी कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कोई भी मशीन उसका डिज़ाइन करने से पहले हमें है अवश्य निर्धारित करना चाहिए कि जो उसमें इनपुट है आउटपुट है उसका ट्रांसफ़र होने वाले बलों का मान किस दिशा मतलब उसका जो किस दिशा में ट्रांसफ़र होगा उसका हमें क्या हो, उसका बल ज्ञात हो, तब उसके बाद उचित अंग का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। और हमारा क्या है, जब गतिमान अंग क्या फिर जब मशीन का अंग गतिमान होता है तब तब अंग के गतिमान होने के कारण उसमें लगने वाले बल से जड़त्व बल उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। हम बात करते हैं उसके आगे क्या है
कि यदि एनालिसिस में जड़त्व बल का मान वाय बल के मान की अपेक्षा नगण्य हो तो इस प्रकार की एनालिसिस को एनालिसिस ऑफ स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आप बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं क्या है कि यदि जब अंगों के द्रव्यमान के कारण होने वाले जड़त्व प्रभाव भी गणना में शामिल किए जाए तो इस प्रकार का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ डायनेमिक्स फोर्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि यदि जब अंगों के द्रव्यमान के कारण होने वाले जड़त्व प्रभाव भी गणना में यानी कि मोमेंट अफेक्ट भी अगर गणना में शामिल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ डायनेमिक्स फोर्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से समझेंगे इस डायग्राम से कि ये इसमें कैसे इसकी गणना करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं किसी दृढ़ पिंड अथवा कड़ी पर कार्यरत बल निकाय माना यम पिंड का द्रव्यमान। क्या फ्रेंड्स जो है, जो ये द्रव्यमान है यम पिंड है, यानी कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका क्या है, जो पिंड है यम द्रव्यमान का है। आई कड़ी का द्रव्यमान यानी कि जड़त्व आघूर्ण, यानी कि जो आई है, क्या फ्रेंड्स आई क्या है, जड़त्व ऑफ यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो आपका यहाँ फोर्स लग रहा है, क्या फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं, जी का रेखिक कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि जो जी का क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अल्फा का है, क्या है आपका कड़ी का कोणीय त्वरण है। क्या है, जो अल्फा है कि इसका क्या है, कोणीय त्वरण है। और जो आपका के है कड़ी की जड़त्व त्रिज्या। क्या फ्रेंड जो यहाँ पर के है, क्या है कि क्या है, कड़ी की जड़त्व त्रिज्या है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ उसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, आप इसको पहले अगर आप पढ़े होंगे तो मासनिक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ लिए होंगे। आई बराबर एम के स्क्वायर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है उसका पूरा डेरिवेशन है। तो यह यहाँ क्या होता है कि यह बराबर या में स्मॉल एफ स्मॉल एफ एक्स क्या होगा, या में के स्क्वायर इंटू अल्फ़ा एफ एक्स इजकल टू एम के स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, आई बराबर क्या होता है एम के स्क्वायर, यानी कि एम के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फ़ा। तो हम लोग अगर यक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, यक्स इजकल टू आई इंटू अल्फ़ा पान एफ, यानी कि यक्स का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, उपर्युक्त संबंध की सहायता से एफ यक्स यम तथा के ज्ञात होने पर यक्स तथा कड़ी पर लगने वाले बल एफ का मान दिशा तथा क्रिया रेखा ज्ञात हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग एफ यक्स यम तथा के ज्ञात होने पर यक्स तथा कड़ी पर लगने वाले बल का हम लोग मान तथा दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है फ्रेंड्स, कि जड़त्व बल। क्या फ्रेंड जड़त्व बल तथा जड़त्व बल आयुग्म पर डी एल्बर्ट, क्या फ्रेंड डी एल्बर्ट का सिद्धांत। फ्रेंड्स ये एल्बर्ट है, ये क्या है, साइंटिस्ट हैं। तो इनका जो मोमेंट फोर्स यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फोर्स होता है और जड़त्व बल बल युग्म पर इन्होंने क्या अपना प्रिंसिपल यानी कि जो सिद्धांत दिया था, तो हम लोग उसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जड़त्व बल। क्या फ्रेंड्स हम लोग पहले देखेंगे जड़त्व बल। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, जड़त्व बल। क्या फ्रेंड्स जड़त्व बल का तात्पर्य स्थिति परिवर्तन के विरोध से है, भले ही यह परिवर्तन विरामावस्था की स्थिति अथवा समान गति की स्थिति में क्यों न हो। तो फ्रेंड्स जो डी एल्बर्ट थे उनका यही सिद्धांत था जो जड़त्व बल के आघूर्ण के संबंध में, क्या है कि जड़त्व बल का तात्पर्य स्थिति परिवर्तन के विरोध से है, भले ही यह परिवर्तन विरामावस्था में हो या तो गतिमान अवस्था में हो। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो सूत्र होता है जो डी एल्बर्ट थे, जो सूत्र हुआ क्या हुआ कि उनका एफ बराबर यम इंटू एफ। तो क्या करते हैं हम लोग, एम इंटू एफ को इस साइड लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा एफ माइनस एम एफ। क्या फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, ये एफ है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो क्या है एफ माइनस एम एफ इजकल टू जीरो। तो आर बराबर एम एफ है, तो एफ प्लस आर इजकल टू जीरो। क्या फ्रेंड्स ये डी एल्बर्ट का
सिद्धांत है और इस तरह के जो सूत्र हैं आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और किसी पिंड पर क्रियाशील बल निकाय का परिणामी तथा जड़त्व बल परस्पर संतुलन बनाते हैं। तो आपको अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़त्व बल युग्म क्या होता है। तो कार्यरत बल निकाय का एफ एक्स इक्वल टू माइनस आर इंटू एक्स। तो नीचे आपका क्या होता है, सूत्र बन क्या है, एफ इंटू एक्स प्लस आर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये निगेटिव था, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये निगेटिव क्यों था, क्योंकि जो इस पे फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, इसी तरह क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा इसका जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल क्या है, राशि, क्या फ्रेंड, जो राशि है माइनस एम ए को एक बल जो मान में बराबर तथा दिशा में क्या है, अपोजिट है, अपोजिट यानी विपरीत तथा परिणामी बल या की क्रिया रेखा में कार्यरत माना जा सकता है। ये दोनों बल मिलकर निकाय, क्या फ्रेंड्स, ये दोनों बल मिलकर निकाय का संतुलन बनाते हैं। तब जो हमारा सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, तो अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और आगे करके एफ माइनस एम ए इक्वल टू जीरो आप इसको लिख सकते हैं। तो नहीं तो आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी आपका राइट रहेगा। हम लोग देखेंगे अब क्या, सॉरी फ्रेंड्स, समतुल्य गति निकाय यानी कि इक्विवेलेंट डायनेमिकल सिस्टम। तो क्या होता है, समतुल्य गति निकाय के लिए निम्नवत 3 आवश्यक शर्तें। तो फ्रेंड्स जो ये शर्तें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो शर्तें लिखी है उसमें आपको जितने भी डायग्राम हैं उसी के हिसाब से आपको ये समझ में आएगा। जैसे पहला आपका है, 2 द्रव्यमान का योग दृढ़ पिंड के द्रव्यमान के बराबर हो, यानी कि जो 2 द्रव्यमान है, यानी कि मानो कि यहाँ तो 3 बना हुआ है लेकिन हम मानते हैं 2 लेते हैं, यानी कि जो शर्तें होती हैं, बोला है कि 2 द्रव्यमान का योग, यानी कि हम लोग यम ए और यम बी जो होता है, ये क्या है, ये तो यम है, और जो यम ए और यम बी है इनके योग के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यम ए प्लस यम बी इक्वल टू यम। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है बी, 2 द्रव्यमान का गुरुत्व केंद्र उसी बिंदु पर हो जिस पर दृढ़ पिंड का गुरुत्व केंद्र है। तब हमारा क्या सूत्र होगा, यम ए इंटू यम फ्रेंड्स क्या, इसको आप पढ़ेंगे यम बेस ए इंटू ए इक्वल टू यम बी इंटू बी। और जो हमारा सी पॉइंट है, क्या फ्रेंड्स, जो हमारा सी पॉइंट है कि 2 द्रव्यमानों के गुरुत्व केंद्र पर उनके संहति जड़त्व गुण का योग दृढ़ पिंड के संहति, क्या फ्रेंड्स, संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जड़त्व गुण के बराबर हो, यानी कि यम बेस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस यम बेस बी इंटू बी इक्वल टू यम के स्क्वायर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, यानी कि यम क्या है उसका द्रव्यमान और क्या उसका जड़त्व। तो फ्रेंड्स हम इसमें अगर हम देखते हैं कि जो हमारा यम क्या है, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान, क्या फ्रेंड्स, जो यम क्या है इसका मास है, और जी क्या है, दृढ़ पिंड का गुरुत्व केंद्र, और फ्रेंड्स जो हमारा के है, जी से गुजरती लंब अक्ष के परितः दृढ़ पिंड की घूर्णन त्रिज्या, यानी क्या फ्रेंड्स, घूर्णन त्रिज्या है। और फ्रेंड्स जो इसमें यम ए और यम बी है, ये क्या है, समतुल्य गति निकाय की 2 द्रव्यमान हैं, और जो ए है जी से यम ए की दूरी, और जो बी है जी से यम बी की दूरी। तो अब फ्रेंड्स हम लोग उसको देखते हैं, जो वहाँ फिगर ड्रा हुआ था उसको हम लोग अब क्या करेंगे, वो क्या है, डेरिवेशन है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव होगा। तो हम लोग क्या फ्रेंड्स, पहले इसमें समीकरण बनाते हैं। पहला समीकरण जो शर्तें थी सेम उसी के हिसाब से कि यम ए प्लस यम बी इक्वल टू यम, इसको समीकरण 1, और यम बेस ए इंटू ए इक्वल टू यम बेस बी इंटू बी, इसको समीकरण 2, और यम बेस ए और ए स्क्वायर प्लस यम बी बेस बी डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू यम के स्क्वायर, इसको समीकरण 3 बनाएंगे। अब उसके बाद करेंगे क्या फ्रेंड्स की समीकरण 1 व 2 से, क्या फ्रेंड्स, समीकरण 1 और 2 से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम बेस ए प्लस यम बेस ए इंटू ए अपान बी इक्वल टू यम। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से यम ए क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। जैसे इसको कॉमन करेंगे तो यम बेस ए कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1
प्लस ए अपान बी, क्योंकि यहाँ से भी यम कट जाएगा तो बचेगा ए अपान बी इक्वल टू यम। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से क्या चाहिए, क्या यम ए की वैल्यू चाहिए। क्या फ्रेंड्स हमें यम ए क्या करना है, यम ए और यम बी क्या करना रहेगा, फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से यम ए की वैल्यू यहाँ से इसमें से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हम लोग यम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेम ऐसा प्रोसेस यहाँ इसमें भी है। तो आप यहाँ से यम बी की वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें करना क्या है कि समीकरण 3 में यम ए और यम बी का मान रखना है। क्या फ्रेंड्स हमको याद रखना है, वहाँ से क्या करना है, यम ए और यम बी की वैल्यू फाइंड करना है। वहाँ से वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारा समीकरण 3 था, क्या था फ्रेंड, जो समीकरण 3 था सेम यही ऊपर मैंने लिखा है। तो क्या था, यहाँ था, तो यहाँ पे यम ए का मान आप यहाँ रख दीजिए और यम बी का मान आप यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद यहाँ यम के स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कीजिए आप कि यम और यम कॉमन ले लीजिए। क्या फ्रेंड्स, यम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑलरेडी इक्वल टू में है तो इसको नहीं लेना है। तो ये यम और ये यम आपको कॉमन ले लेना है। तो आप क्या बचेगा, ये इतना ये बचेगा, और यहाँ से ये और यम ये यम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी इक्वल टू के स्क्वायर। आपको इतना बचा। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जैसे के स्क्वायर था, क्या फ्रेंड्स के स्क्वायर था, अगर हम के स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और सेम उतना ही बचा हो जितना पीछे बचा हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी और ए प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं आप कि अगर एक साथ देखा जाए तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि ए बी, क्या फ्रेंड्स ए बी स्क्वायर। तो आप जैसे सॉरी स्क्वायर नहीं अंडर रूट, तो अंडर रूट जैसे ही आप हटाएंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो आपका इस तरह से ये डेरिवेशन प्रूव हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सरल पेंडुलम। क्या फ्रेंड्स, सरल पेंडुलम तथा यौगिक पेंडुलम के लिए अन्य मान। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें जो जड़त्व आघूर्ण के लिए सरल पेंडुलम, फ्रेंड्स ये क्या है, सरल पेंडुलम, और ये क्या है, यौगिक है। क्या फ्रेंड्स, यौगिक पेंडुलम के लिए अलग अलग मान क्या होता है। जैसे जड़त्व आघूर्ण में जो सरल पेंडुलम के लिए आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, यौगिक पेंडुलम में आई बराबर एम कोष्टक के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसी तरह आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड में क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। इसमें क्या होता है, यौगिक पेंडुलम में टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान जी ए। इसी तरह फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति में क्या होता है, एन इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और यौगिक पेंडुलम में क्या होता है, एन इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी ए अपान के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होता है, इसका अलग अलग सरल पेंडुलम था यौगिक पेंडुलम का अलग अलग मान होते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्रैंक एफर्ट डायग्राम ऑफ डिफरेंट इंजन। यानी कि फ्रेंड जो क्रैंक एफर्ट होता है उसका जो डायग्राम होता है डिफरेंट इंजन में क्या क्या होता है। तो क्या होता है, पहले ध्रुव क्रिया भाप इंजन होता है, एक होता है एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है 3 सिलेंडर भाप इंजन। तो क्या होते हैं, ये इस 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि ये कौन कौन है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ध्रुव क्रिया भाप इंजन यानी कि डबल एक्शन। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है कि इस इंजन का क्रैंक प्रयास या घुमाऊ घूर्ण आरेख प्रदर्शित किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि क्रैंक के शून्य कोण थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 180 तक घुमाऊ घूर्ण टी शून्य से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अधिकतर होकर घटता है और फिर ऋण दिशा में होता हुआ शून्य हो जाता है। इस प्रकार थीटा से 180 से थीटा से 360 तक जाता है। इस आरेख में हम देखते हैं कि क्रैंक के विभिन्न कोणों के लिए टी के भिन्न मान अंतः इंजन एक समान गुण प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, 0 पर थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है, 180 जाता है। क्या पहले बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है, फिर 180 से क्या हो जाता है, थीटा इक्वल टू 360 यानी कि 180 से पहले बढ़ता है फिर घटता है। यानी कि टी के सापेक्ष पहले टी एम रहता है फिर टी हो जाता है। तो कुछ इस तरह होता है।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स क्या है कि ऊर्जा का उतराव चढ़ाव, यानी कि फ्लुएंसन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव कैसे होता है तो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यदि मशीन द्वारा समान कार्य के लिए आवश्यक औसत घुमाऊ घूर्ण Tm है, तब हम देखते हैं कि जब इंजन से प्राप्त घुमाऊ घूर्ण Tm से कम है तो इंजन की गति घटेगी तथा जब घुमाऊ अधिक है तो इंजन की गति बढ़ेगी। इस प्रकार घुमाऊ घूर्ण के एक समान न होने के कारण इंजन की गति घटती बढ़ती रहेगी, जिसे गति का उतराव चढ़ाव कहते हैं। इस प्रकार घुमाऊ घूर्ण या ऊर्जा की कम तथा अधिक अधिक प्राप्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह ऊर्जा का उतराव चढ़ाव का डिफिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर 3 था बहुत छोटा चैप्टर था, जहाँ तक है मैंने इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मैं इसमें कवर करा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं सेंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन, यानी कि शक्ति संचरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को यहीं सेंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।